स्वागत है आपका मेरे इस नए YouTube चैनल पे। थिंक एंड ग्रो रिच। अध्याय 1। विचार ही वस्तु है। वह आदमी जिसने थॉमस एल्वा एडिसन का पार्टनर बनने का तरीका सोचा। यह सच है कि विचार ही वस्तु है और वे बेहद शक्तिशाली वस्तु हैं। जब उनके साथ निश्चित लक्ष्य हो, लगन हो और उनके सहारे दौलत या किसी दूसरी भौतिक वस्तु को हासिल करने की प्रबल इच्छा जुड़ी हुई हो। कुछ साल पहले एडविन सी बार्न्स ने इस सच्चाई को जाना कि लोग दरअसल सोचकर अमीर बन सकते हैं, परंतु उन्होंने इस सत्य को एक ही बैठक में नहीं जान लिया। यह उनकी समझ में धीरे धीरे आया और इसकी शुरुआत हुई महान एडिसन के साथ पार्टनरशिप करने की उनकी प्रबल इच्छा से। बार्न्स की इच्छा की खासियत यह थी कि यह निश्चित थी। वे एडिसन के साथ काम करना चाहते थे, उनके लिए काम नहीं करना चाहते थे। वे किस तरह अपनी इच्छा को हकीकत में बदलते हैं, इस विवरण को ध्यान से पढ़ें, तभी आप उन सिद्धांतों को बेहतर तरीके से समझ पाएंगे जिनसे दौलत हासिल होती है। जब यह इच्छा या विचार उनके दिमाग में पहली बार कौंधा तो वे इस स्थिति में नहीं थे कि इस पर अमल कर सकें। उनकी राह में दो बाधाएं थीं। पहली यह कि वे एडिसन को नहीं जानते थे और दूसरी यह कि उनके पास ऑरेंज, न्यू जर्सी जाने के लिए रेल के किराए तक के पैसे नहीं थे। यह बाधाएं ज़्यादातर लोगों का हौसला पस्त कर देती हैं और वे अपनी इच्छा को हकीकत में बदलने की कोई कोशिश ही नहीं करते। परंतु इस आदमी की इच्छा कोई साधारण इच्छा नहीं थी। आविष्कारक और फुटपथिया। वह एक दिन मिस्टर एडिसन की प्रयोगशाला में पहुंच गया और उसने यह घोषणा की कि वह उस महान आविष्कारक का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए आया है। बार्न्स और एडिसन के बीच हुई इस पहली मुलाकात के बारे में बोलते हुए बरसों बाद एडिसन ने कहा, वह एक साधारण फुटपथिये की तरह मेरे सामने खड़ा था, परंतु उसके चेहरे पर ऐसा कोई भाव था जिससे यह दिखता था कि वह जो पाना चाहता है उसने उसे हासिल करने का दृढ़ निश्चय कर रखा है। लोगों के साथ वर्षों के अनुभव में मैंने सीखा है कि जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ को इतनी बुरी तरह पाना चाहता है कि वह उसे पाने के लिए अपना पूरा भविष्य जिंदगी के एक ही पासे पर दांव पर लगा दे, तो उस व्यक्ति की जीत तय है। मैंने उसे उसका मनचाहा अवसर इसलिए दिया क्योंकि मैं देख सकता था कि उसने यह तय कर लिया है कि वह तब तक जुटा रहेगा जब तक कि वह सफल न हो जाए। बाद की घटनाओं ने यह साबित कर दिया कि मैंने कोई गलती नहीं की थी। उस युवक के हुलिये से एडिसन प्रभावित नहीं हुए थे क्योंकि उसका हुलिया बहुत ही खराब था। फर्क उसकी सोच से पड़ा। बार्न्स को पहली ही मुलाकात में एडिसन ने अपना पार्टनर नहीं बना लिया, परंतु उन्हें एडिसन के ऑफिस में बहुत कम तनख्वाह पर काम करने का अवसर मिला। महीने गुजरते गए। बार्न्स ने अपने दिमाग में जो निश्चित महान लक्ष्य बनाया था
उस बहुमूल्य लक्ष्य तक पहुंचाने वाली कोई घटना नहीं हुई, परंतु बांस के मस्तिष्क में महत्वपूर्ण बदलाव हुए। वे अपनी इस इच्छा को लगातार और अधिक प्रबल करते जा रहे थे कि एक दिन वे एडिसन के बिजनेस पार्टनर बनकर दिखाएंगे। मनोवैज्ञानिक सही कहते हैं, जब कोई व्यक्ति किसी चीज़ के लिए सचमुच तैयार होता है तो वह चीज़ आ जाती है। बांस एडिसन का बिजनेस पार्टनर बनने के लिए तैयार थे। इससे भी बड़ी बात यह है कि उन्होंने तब तक तैयार बने रहने का संकल्प कर लिया था जब तक कि उन्हें अपनी मनचाही चीज़ हासिल न हो जाए। उन्होंने खुद से यह नहीं कहा, अरे इससे क्या फ़ायदा होगा, बेहतर यह होगा कि मैं अपना लक्ष्य बदल लूं और सेल्समैन का काम आजमा कर देखूं। इसके बजाय उन्होंने कहा, मैं यहाँ एडिसन के साथ बिजनेस शुरू करने आया हूँ और मैं इस लक्ष्य को हासिल करके ही रहूँगा, चाहे मुझे इसमें अपनी सारी ज़िंदगी ही क्यों न लगानी पड़े। वे पूरी तरह गंभीर थे। अगर लोग अपने लक्ष्य को निश्चित कर लें और एकाग्रता व संपूर्ण समर्पण से उसे प्राप्त करने में जुट जाएं, तो लोगों की किस्मत बदल सकती है। शायद युवा बांस को उस समय यह पता न हो, परंतु इकलौती इच्छा को प्राप्त करने की उनकी लगन और उनका दृढ़ संकल्प उन्हें सारी बाधाओं के पार ले गए और उन्हें वह अवसर मिल ही गया जिसकी उन्हें तलाश थी। अवसर के 6 रूप। जब अवसर आया तो वह ऐसे रूप में आया कि ऐसी दिशा में आया जिसकी बांस ने उम्मीद भी नहीं की थी। अवसर इंसानों के साथ अक्सर इस तरह की चालबाजी करता है। अवसर पिछले दरवाजे से चुपचाप घुस आता है। अवसर अक्सर यह दुर्भाग्य या अस्थायी पराजय के भेष में आता है। इसीलिए बहुत सारे लोग अवसर को पहचान नहीं पाते। एडिसन ने एक नया ऑफिस यंत्र बनाया था जिसे उस वक्त एडिसन डिटेक्टिंग मशीन के नाम से जाना जाता था। उनके सेल्समैन उस मशीन को लेकर उत्साहित नहीं थे। उन्हें यह विश्वास भी नहीं था कि इसे आसानी से बेचा जा सकता था। बांस ने अपना अवसर देखा। यह अवसर चुपके से उनके जीवन में आया था। एक अजीब सी दिखने वाली मशीन में छुपकर, जिसमें बांस और उनके आविष्कारक को छोड़कर किसी तीसरे की कोई रुचि नहीं थी। बांस जानते थे कि वे एडिसन डिटेक्टिंग मशीन बेच सकते हैं। उन्होंने एडिसन को यह सुझाव दिया और उन्हें तत्काल अपना मौका मिल गया। उन्होंने मशीन बेची और इतनी सफलतापूर्वक बेची कि एडिसन ने उन्हें इस मशीन को पूरे देश में डिस्ट्रीब्यूट करने और मार्केटिंग का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। इस बिजनेस सहयोग से बांस ने ढेर सारा पैसा कमाया, परंतु उन्होंने इससे भी बड़ा काम कर दिखाया। उन्होंने यह साबित कर दिखाया कि इंसान सोचकर अमीर बन सकता है। बांस की मौलिक इच्छा का आर्थिक मूल्य उनके लिए क्या था, यह तो मैं नहीं जानता। शायद इसकी वजह से उन्हें 20 या 30 लाख डॉलर मिले होंगे, परंतु रकम महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण तो यह जानना है कि सिद्धांतों के सहारे इंसान अपने विचारों की भौतिक पुरस्कारों में बदल सकता है।
बांस ने महान एडिसन के साथ पार्टनरशिप की बात दिल से सोची। यह सोचकर वे दौलतमंद बन गए। उनके पास शुरुआत में कुछ भी नहीं था। उस वक्त तो वे इतना भी नहीं जानते थे कि वे क्या चाहते थे, और उनमें अपनी मनचाही चीज़ हासिल तक डटे रहने का संकल्प था। सोने से 3 फुट दूर। असफलता का एक आम कारण है यह लोग अस्थायी पराजय के बाद मैदान छोड़ देते हैं। हर व्यक्ति कभी न कभी यह गलती जरूर करता है। R.U. डार्बी के एक अंकल गोल्ड रश के दौरान स्वर्ण की खोज के अभियान में जुट गए। वे खुदाई करने और अमीर बनने के लिए पश्चिम दिशा में गए। वे नहीं जानते थे कि धरती के नीचे जितना सोना छुपा हुआ है, उससे कहीं ज़्यादा सोना इंसानों के विचारों में छुपा है। वे तो कुदाली फावड़ा लेकर जमीन के एक टुकड़े पर खुदाई करने में जुट गए। कई सप्ताह की मेहनत के बाद उन्हें चमकते हुए स्वर्ण की झलक दिखाई दी, परंतु उस सोने की सतह तक लाने के लिए मशीन की ज़रूरत थी। चुपचाप उन्होंने खदान का मुंह ढक दिया और मैरीलैंड के विलियम्सबर्ग के अपने घर लौट गए। उन्होंने अपने रिश्तेदारों और कुछ दोस्तों को सोने की खुदाई में सफलता के बारे में बताया। उन्होंने मिलकर मशीन को खरीदने के लिए आवश्यक धन जुटाया। अंकल और डार्बी खदान पर काम शुरू करने के लिए वापस लौट गए। कच्ची धातु की पहली खेप को स्मेल्टर तक पहुंचाया गया। वहां यह पता चला कि उनकी खदान कोलोराडो के सबसे बढ़िया खदान थी। कच्ची धातु की कुछ खेपों में ही उनके सारे कर्ज उतर जाते। फिर भारी मुनाफे की बारी आती। खुदाई करने वाली मशीन नीचे जा रही थी। डार्बी और अंकल की आशाएं आसमान छू रही थीं। तभी अचानक कुछ हुआ। सोने की झलक गायब हो गई। वे इंद्रधनुष के आखिरी सिरे पर आ गए थे और स्वर्ण पात्र अब वहाँ नहीं था। वे खोदते रहे इस आशा में कि एक बार फिर सोने की झलक दिख जाए, परंतु उनकी मेहनत बेकार गई। आखिरकार उन्होंने मैदान छोड़ने का फैसला किया। उन्होंने एक कबाड़ी को मशीन कौड़ियों के मोल बेच दी और ट्रेन पकड़कर वापस घर लौट आए। कबाड़ी ने एक माइनिंग इंजीनियर को बुलाकर खदान का इंस्पेक्शन करवाया। इंजीनियर ने सलाह दी कि यह प्रोजेक्ट इसलिए असफल हुआ क्योंकि इसके मालिक यह नहीं जानते थे कि बीच में फॉल्ट लाइन आती है। इसके विश्लेषण के अनुसार सोने की झलक उस स्थान से मात्र 3 फुट नीचे थी जहां डार्बी ने खुदाई बंद की थी, और इंजीनियर का अनुमान सच साबित हुआ। कबाड़ी को खदान से लाखों करोड़ों डॉलर का सोना मिला, सिर्फ इसलिए क्योंकि वह जानता था कि हार मानने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लेना उचित होता है। लोगों के ना कहने के कारण मैं कभी नहीं रुकूंगा। बाद में मिस्टर डार्बी ने अपने इस नुकसान की कई गुना भरपाई कर ली जब उन्होंने यह खोज लिया कि इच्छा से सोने में बदला जा सकता है। यह खोज उन्होंने तब की जब वे जीवन बीमा
बेचने के लिए बिजनेस में आए। उन्हें याद था कि उन्होंने सोने से 3 फुट दूर ही हार मान ली थी। डार्बी ने इस अनुभव से सबक सीखा और वे अपने नए बिजनेस में खुद से यह कहा करते थे, मैं सोने से 3 फुट दूर रुक गया था, परंतु जब मैं लोगों से बीमा खरीदने के लिए कहता हूँ तो मैं सिर्फ इसलिए कभी नहीं रुकता क्योंकि उन्होंने ना कह दिया है। डार्बी ऐसे चुनिंदा लोगों में से एक बन गए जिन्होंने हर साल $1 मिलियन से अधिक का बीमा बेचा। उन्होंने सोने की खदान के बिजनेस के हार मानने के अनुभव से जुटे रहने का सबक सीख लिया था। किसी भी इंसान के जीवन में सफलता आने से पहले उसके जीवन में अस्थायी पराजय या असफलता जरूर आती है। जब आदमी पराजित हो जाता है तो सबसे आसान और तार्किक रास्ता यही होता है कि मैदान छोड़ दिया जाए, और ज़्यादातर लोग यही करते हैं। इस देश के सफल 500 में ज़्यादा लोगों ने इस लेखक को बताया है कि उन्हें महानतम सफलता उस मोड़ पर मिली जब वे हार चुके थे और हारने के बिंदु से एक कदम आगे ही सफलता उनका इंतज़ार कर रही थी। असफलता बहुत चालाक और मजाकिया किस्म की होती है। इसे लोगों को तब गिराने में मज़ा आता है जब सफलता उनके बहुत करीब होती है। लगन का 50 सेंट का सबक। मिस्टर डार्बी ने सोने की खुदाई के अनुभव से सफलता की यूनिवर्सिटी से डिग्री मिली। उसके कुछ समय बाद उन्हें एक और अनुभव हुआ जिससे उन्हें यह सीख मिली कि ना का मतलब हमेशा ना नहीं होता। एक दोपहर की वे पुरानी मिल में गेहूँ साफ करने में अपने अंकल की मदद कर रहे थे। अंकल के बड़े फार्म पर बहुत से अश्वेत किसान रहा करते थे जो फसल बटाई पर ले लेते थे। धीमे से दरवाज़ा खुला और किराएदार की छोटी सी अश्वेत लड़की अंदर आई और दरवाजे से टिककर खड़ी हो गई। अंकल ने उसकी तरफ देखा और चिल्लाकर पूछा, तुम्हें क्या चाहिए? विनम्रता से बच्ची ने जवाब दिया, मेरी मम्मी ने कहा है कि आप उन्हें 50 सेंट भिजवा दें। मैं नहीं भेजूंगा, अंकल ने जवाब दिया। अब तुम घर की तरफ दौड़ लगा दो। यस सर, बच्ची ने जवाब दिया, परंतु वह जरा भी नहीं हिली। अंकल अपने काम में जुट गए और वे इतने व्यस्त थे कि उन्होंने इस तरफ ध्यान नहीं दिया कि बच्ची अभी गई नहीं है। काफ़ी देर बाद जब उन्होंने देखा कि वह अब भी वहीं खड़ी है तो वे फिर चिल्लाए, मैंने तुमसे कहा था कि तुम घर चली जाओ, अब जाओ या फिर मैं तुम्हारी पिटाई कर दूं। छोटी बच्ची ने कहा, यस सर, परंतु वह जरा भी नहीं हिली। अंकल ने उस गेहूं के बोरे को वहीं पटक दिया जिसे वे उठाकर थ्रेसर में डालने वाले थे और एक डंडा उठाकर
वे बच्ची की तरफ आगे बढ़े। उनके हाव भाव से लग रहा था कि आज वे बच्ची को सबक सिखा कर ही रहेंगे। डार्बी की सांसें थम गईं। उसे विश्वास था कि अंकल अब हमला करने ही वाले हैं। वह जानता था कि अंकल का गुस्सा बहुत तेज था। जब अंकल बच्ची के पास पहुंचे तो बच्ची एक कदम आगे बढ़ी और उनकी आंखों में आंखें डालकर तेज आवाज में चीखी, मेरी मम्मी को 50 सेंट चाहिए ही चाहिए। अंकल रुक गए। उन्होंने उसकी तरफ 1 मिनट देखा, फिर धीरे से डंडे को फर्श पर रख दिया, अपनी जेब में हाथ डाला, आधा डॉलर निकाला और बच्ची को दे दिया। बच्ची ने पैसे ले लिए और दरवाजे की तरफ पीछे की ओर बढ़ने लगी, परंतु उसने अपनी आंखों से उस आदमी पर से नहीं हटाई जिसे उसने अभी हराया था। जब वह चली गई तो अंकल एक बक्से पर बैठ गए और 10 मिनट तक खिड़की के बाहर झांकते हुए सोचते रहे। वे सोच रहे थे कि एक छोटी सी बच्ची की लगन ने उन्हें किस तरह हरा दिया था। मिस्टर डार्बी के मन में भी चिंतन चल रहा था। उनके अनुभव में यह पहली बार था जब उन्होंने किसी अश्वेत बच्ची को किसी वयस्क श्वेत आदमी पर भारी पड़ते देखा था। उसने ऐसा किस तरह किया? उनके अंकल को क्या हो गया था जो उनका गुस्सा काफूर हो गया और वो एक भेड़ की तरह आज्ञाकारी बन गए? इस बच्ची में वह कौन सी शक्ति थी जिसके कारण उसे सफलता मिली? डार्बी के मन में इसी तरह के बहुत से सवाल कौंध रहे थे, परंतु उन्हें इस सवालों के जवाब बरसों तक नहीं मिल पाए। और एक दिन उन्होंने मुझे यह कहानी सुनाई। अजीब संयोग था कि यह असामान्य अनुभव इस लेखक को उसी पुरानी मील में सुनाया गया था, ठीक उसी जगह जहां अंकल को हार का सामना करना पड़ा था। बच्ची की अद्भुत शक्ति। जब हम उस पुरानी मील में खड़े थे तो मिस्टर डार्बी ने इस असामान्य सफलता की कहानी को दोहराया और अंत में यह सवाल पूछा, आपको क्या लगता है इस बच्ची में वह कौन सी अद्भुत शक्ति थी जिसके कारण उसने अंकल को हरा दिया? इस सवाल का जवाब इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों में मिल जाएगा। जवाब पूरी तरह से दिया गया है और इससे आप संतुष्ट होंगे। इसमें वह सारी जानकारी है और निर्देश है जिसकी मदद से कोई भी आदमी उसी अद्भुत शक्ति का प्रयोग कर सकता है जिसका प्रयोग उस बच्ची ने संयोगवश कर लिया था। अपने दिमाग को चौकन्ना रखें और आप देख पाएंगे कि किस अद्भुत शक्ति ने उस बच्ची की मदद की। आप अगले अध्याय में इस शक्ति की एक झलक देख सकेंगे। इस पुस्तक में कहीं पर आपको ऐसा विचार मिल जाएगा जिससे आपकी ग्रहणशील शक्तियाँ पैनी हो जाएंगी और आप भी अपने लाभ के लिए उस अचूक शक्ति का उपयोग कर सकेंगे। इस शक्ति का एहसास आपको पहले अध्याय में भी हो सकता है या फिर यह आगे के किसी अध्याय में आपके दिमाग में कौंध सकता है। यह एक विचार के रूप में आ सकता है या यह किसी योजना या लक्ष्य के रूप में भी आ सकता है। यह आपको अतीत की ओर ले जा सकता है, असफलता या हार के पुराने अनुभवों की ओर,
और उसने कोई ऐसा सबक निकाल सकता है जिसके द्वारा आपने जितना खोया है आप उसे से ज़्यादा हासिल कर सकें। जब मैंने मिस्टर डार्बी को बताया कि वह छोटी सी अश्वेत बच्ची किस अद्भुत शक्ति का प्रयोग कर रही थी, तो उन्होंने 30 साल के अपने जीवन बीमा सेल्समैन के कार्य का विश्लेषण करते हुए यह तत्काल स्वीकार किया कि इस क्षेत्र में उनकी सफलता का एक बहुत बड़ा कारण उस बच्ची से सीखा गया सबक था। मिस्टर डार्बी ने बताया, हर बार जब भी संभावित ग्राहक मुझे टकराना चाहता था और मुझसे सामान खरीदने से मना कर देता था, तो मुझे उसी पुरानी मिल में खड़ी वह बच्ची याद आ जाती थी, जिसकी बड़ी बड़ी आँखों में अवज्ञा साफ दिख रही थी। यह याद करते ही मैं खुद से कहता था, मुझे यह सेल अवश्य करनी चाहिए। मेरी ज़्यादातर सेल तभी हुई है जब शुरुआत में ही लोगों ने ना कहा है। उन्हें अपनी वह गलती भी याद थी जब वे सोने से सिर्फ 3 कदम के फासले पर रुक गए थे और उन्होंने मैदान छोड़ दिया था और हार मान ली थी। परंतु उन्होंने कहा, यह अनुभव अभिशाप के बजाय मेरे लिए वरदान साबित हुआ। इसने मुझे सिखाया कि किस तरह जुटे रहा जाए, चाहे परिस्थितियाँ कितना ही कठिन क्यों न हो। किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल करने से पहले मुझे यह सबक सीखने की ज़रूरत थी। मिस्टर डार्बी और उनके अंकल की सोने की खुदाई, बच्ची और अंकल की मुठभेड़ की कहानियाँ बेशक सैकड़ों जीवन बीमा एजेंटों द्वारा पढ़ी जाएं, और इन सभी के लेखक यह बता देना चाहते हैं कि इन दोनों अनुभवों में सबक सीखकर ही डार्बी हर साल $10 लाख से ज़्यादा का बीमा बेच पाए। मिस्टर डार्बी के अनुभव साधारण थे और रोज़मर्रा के जीवन में ऐसी बातें अक्सर होती रहती हैं, परंतु इन्हीं के कारण उनकी तकदीर बदल गई। इसीलिए यह अनुभव उनके लिए जीवन के अनमोल उपहार साबित हुए। उन्होंने इन दोनों नाटकीय अनुभवों का लाभ लिया क्योंकि उन्होंने इनका विश्लेषण किया और उनसे सबक सीखा। परंतु उस आदमी का क्या होगा जिसके पास असफलता के विश्लेषण का न तो समय है न ही इच्छा है। ऐसे आदमी को वह ज्ञान कहाँ पर मिलेगा जो उसे सफलता के रास्ते पर ले जा सकता है। वह आदमी कहाँ और कैसे हार को अवसर की सीढ़ी में बदलने की कला सीखेगा। इन्हीं सवालों के जवाब देने के लिए यह पुस्तक लिखी गई है। आपको सिर्फ एक दमदार विचार की ज़रूरत है। जवाब में 13 सिद्धांतों का वर्णन है, परंतु इसे पढ़ते समय यह याद रखें, जिन सवालों के जवाब आप खोज रहे हैं वे आपके अपने ही मस्तिष्क में मिल सकते हैं। यह पुस्तक सुनते समय आपके दिमाग में कोई विचार, योजना या लक्ष्य अचानक कौन सकता है। सफलता हासिल करने के लिए इंसान को सिर्फ एक दमदार विचार की ही ज़रूरत होती है। इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांत ऐसे तरीके और नुस्खे बताते हैं जिनके प्रयोग से
उपयोगी विचार उत्पन्न हो सकते हैं। इन सिद्धांतों के वर्णन से पहले आपको यह महत्वपूर्ण सुझाव दे दिया जाना चाहिए। जब दौलत आती है तो इतनी तेज़ी से आती है और इतनी ज़्यादा आती है कि आदमी हैरान हो जाता है कि गरीबी के इतने सालों में वह कहाँ छुपी हुई थी। यह वाक्य हैरान करने वाला है। यही नहीं, यह उस लोकप्रिय विश्वास के विरुद्ध भी है जिसका मानना है कि दौलत सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलती है जो कड़ी मेहनत करते हैं और लंबे समय तक करते हैं। जब आप सोचकर अमीर बनने की शुरुआत करेंगे तो आप देखेंगे कि दौलत मानसिक अवस्था से लक्ष्य की निश्चितता से शुरू होती है, चाहे उसमें कड़ी मेहनत हो या न हो। आप और आप ही की तरह के हर व्यक्ति को यह जानने में रुचि लेनी चाहिए कि उस मानसिक अवस्था को कैसे हासिल किया जाए जिससे दौलत को आकर्षित किया जाए। मैंने 25 साल रिसर्च करने में लगाए क्योंकि मैं भी यह जानना चाहता था कि अमीर लोग किस तरह अमीर बनते हैं। बहुत गौर से देखें। जैसे ही आप इस फिलॉसफी के सिद्धांतों को अपना लेंगे और इन सिद्धांतों पर अमल करने के निर्देशों का पालन करने लगेंगे, आपकी आर्थिक स्थिति सुधरने लगेगी और आप जिस भी चीज़ को छुएंगे वह आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होने लगेगी। असंभव बिल्कुल नहीं। मानव जाति की एक खास कमजोरी यह है कि औसत आदमी असंभव शब्द का प्रयोग बहुत करता है। वह ऐसे सारे काम जानता है जो असंभव है। वह ऐसी सारी चीज़ें जानता है जिन्हें नहीं किया जा सकता। यह पुस्तक ऐसे लोगों के लिए लिखी गई है जो ऐसे नियम जानना चाहते हैं जिन्होंने दूसरे लोगों को सफल बनाया है और जो इन नियमों पर चलने के लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाने के इच्छुक हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो सफलता के बारे में जागरूक होते हैं। असफलता उन्हीं को मिलती है जो असफलता के बारे में जागरूक होते हैं। इस पुस्तक का लक्ष्य है उन सभी लोगों का मदद करना जो अपने मस्तिष्क को असफलता की जागरूकता से निकालकर सफलता की जागरूकता की ओर ले जाना चाहते हैं। ज़्यादातर लोगों में एक और कमजोरी होती है। उनकी आदत होती है कि वे अपने विश्वासों और अनुभवों के पैमाने से हर वस्तु और व्यक्ति को नापते हैं। इसे पढ़ने वाले कई लोग तो यह विश्वास कर रहे होंगे कि वे सिर्फ सोचकर अमीर नहीं बन सकते, क्योंकि उनके चिंतन की आदतें गरीबी, कमियों, दुख, असफलता और हार के दलदल में फंसी हुई है। यह दुर्भाग्यशाली लोग मुझे उस प्रसिद्ध चीनी व्यक्ति की याद दिलाते हैं जो अमेरिका में तौर तरीके सीखने के लिए अमेरिका आया था। वह यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में पढ़ने लगा। एक दिन प्रेसिडेंट हापर वहाँ पर इस युवक से मिले और उससे कुछ देर बातें की। उन्होंने उससे पूछा कि उसने अमेरिकी लोगों में सबसे प्रमुख बात क्या देखी। उस युवक ने जवाब दिया, आप सबकी आंखें तिरछी हैं। अमेरिकी लोगों की यही बात
मुझे सबसे खास लगी कि आप सबकी आंखें तिरछी हैं और हम लोग चीन के लोगों के बारे में क्या कहते हैं। जिस चीज़ को हम नहीं समझ पाते हम उस पर विश्वास करने से इनकार कर देते हैं। हम मूर्खतापूर्वक यह विश्वास करते हैं कि हमारी सीमाएं ही सीमाओं को सही पैमाना है। निश्चित रूप से सामने वाले की आंखें आपको तिरछी लगेंगी क्योंकि वे आपके जैसे नहीं हैं। असंभव। फोर्ड V8 मोटर। जब हेनरी फोर्ड ने अपनी प्रसिद्ध V8 मोटर बनाने का फैसला किया तो उन्होंने एक ऐसा इंजन बनाने का विकल्प चुना जिसके 8 सिलेंडर एक ही ब्लॉक में हो। उन्होंने अपने इंजीनियरों को ऐसा इंजन बनाने का निर्देश दिया। डिजाइन कागज पर आ गया, परंतु सभी इंजीनियरों का कहना था कि 8 सिलेंडर के इंजन ब्लॉक के एक ही टुकड़े में ढालना असंभव है। फोर्ड ने कहा, फिर भी आप इसे बनाओ, परंतु उन्होंने जवाब दिया, यह असंभव है। काम चालू कर दो, फोर्ड ने आदेश दिया, और यह काम तब तक करते रहो जब तक तुम्हें इसमें सफलता न मिल जाए, चाहे इसमें कितना भी वक्त लगे। इंजीनियरों ने काम शुरू कर दिया। अगर वे फोर्ड की नौकरी में बना रहना चाहते थे तो उनके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। 6 महीने गुजर गए परंतु कुछ भी नहीं हुआ। इसके बाद 6 महीने और गुजर गए और फिर भी कुछ नहीं हुआ। इंजीनियरों ने आदेश का पालन करने की हर संभव कोशिश की, परंतु वह काम उन्हें असंभव लग रहा था, जिसे किया जाना संभव नहीं था। 1 साल बाद फोर्ड ने इंजीनियरों को फिर बुलवाया और दोबारा उन्होंने उन्हें वही बताया कि उनके आदेश को पूरा करने का कोई तरीका उन्हें नहीं सूझ रहा। काम चालू रखो, फोर्ड ने कहा, मैं इसे चाहता हूँ और मैं इसे पाकर ही रहूँगा। उन्होंने काम चालू रखा और फिर जैसे जादू की छड़ी से रहस्य प्रकट हो गया। फोर्ड की लगन एक बार फिर जीती। हो सकता है कि यह कहानी अक्षरशः सत्य न हो, परंतु इसका मूल भाव और घटनाएं बिल्कुल सही हैं। अगर आप इससे निष्कर्ष निकालना चाहते हो तो इससे यह निष्कर्ष निकालें कि आप भी सोचकर अमीर बन सकते हैं और आप भी फोर्ड की करोड़ों डॉलर की अमीरी का रहस्य जान सकते हैं। आपको यह रहस्य जानने के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। हेनरी फोर्ड इसलिए सफल हुए क्योंकि उन्हें सफलता के सिद्धांत मालूम थे और उन्होंने उन सिद्धांतों पर अमल किया था। इनमें से एक है इच्छा, यह जानना कि आपको क्या चाहिए। सुनते समय फोर्ड की कहानी याद रखें और उन पंक्तियों को दोहराएं जिनमें उनकी अभूतपूर्व उपलब्धि का रहस्य बताया गया है। अगर आप ऐसा कर सकते हैं, अगर आप उन सिद्धांतों पर उंगली रख सकते हैं जिनकी वजह से हेनरी फोर्ड अमीर बने, तो आप
उनकी उपलब्धियों की बराबरी कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी व्यवसाय या रोजगार में हो। आप क्यों अपने भाग्य के निर्माता हैं? जब हेनले ने अमर पंक्तियाँ लिखी, मैं अपने भाग्य का निर्माता हूँ, मैं अपनी आत्मा का कप्तान हूँ, तो उन्हें हमें यह जानकारी देनी चाहिए थी कि हम अपने भाग्य के निर्माता स्वयं हैं। अपनी आत्माओं के कप्तान हम स्वयं हैं, क्योंकि हम में विचारों को नियंत्रित करने की शक्ति है। उन्हें हमें यह बताना चाहिए था कि हमारे दिमाग में जो विचार प्रबल होते हैं, हमारा मस्तिष्क उनकी तरफ चुंबकीय शक्ति से आकर्षित होता है और इंसान आज तक इसका कारण नहीं जान पाया कि यह चुंबक ऐसी शक्तियों, लोगों और जीवन की परिस्थितियों को आकर्षित क्यों करता है, जो हमारे प्रबल विचारों से संबंध होते हैं। उसे हमें यह बताना चाहिए था कि ढेर सारी दौलत हासिल करने से पहले हमें अपने मन में दौलत हासिल करने की प्रबल इच्छा का चुंबकीय विचार रखना चाहिए। हमें धन के बारे में जागरूक बनाना चाहिए। जब तक कि दौलत की प्रबल इच्छा से इसे हासिल करने की कोई निश्चित योजना न बनवा दें। लेकिन चूंकि हेनले एक कवि थे, दार्शनिक नहीं, इसीलिए उन्होंने इस महान सच्चाई को कविता के रूप में ही रखा। इन पंक्तियों के दार्शनिक अर्थ को पढ़ने वाले का विश्लेषण पर छोड़ दिया। धीरे धीरे यह महान सत्य हमें समझ में आता है, जो बाद में पूरी तरह स्पष्ट हो जाता है कि इस पुस्तक में बताए गए सिद्धांतों में वह रहस्य छुपा हुआ है जिसके द्वारा आप अपने आर्थिक भविष्य को नियंत्रित कर सकते हैं। सिद्धांत जो आपकी तकदीर बदल सकते हैं। अब हम इन सिद्धांतों में से पहले सिद्धांत को परखने के लिए तैयार हैं। अपने दिमाग को खुला रखें और यह जान लें कि आप जो पढ़ रहे हैं वह किसी एक इंसान की खोज नहीं है। ये सिद्धांत कई लोगों के लिए काम कर चुके हैं। आप भी अपने लाभ के लिए उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको यह करना आसान लगेगा, कठिन नहीं। कई साल पहले मैंने वेस्ट वर्जीनिया के सालेम कॉलेज में एक भाषण दिया था। अगले अध्याय में दिए गए सिद्धांत के बारे में मैं इतनी प्रबलता से बोला कि श्रोताओं में से एक ने इसे अपनी फिलॉसफी का हिस्सा बना लिया। वह युवक संसद सदस्य बन गया और फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट सरकार में एक महत्वपूर्ण पद पर पहुंचा। उसने मुझे एक पत्र लिखा जिसमें उसने स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि अगले अध्याय में बताए जाने वाले सिद्धांत के बारे में ही उसके विचार क्या हैं। इसी वजह से मैं उनके पत्र को प्रकाशित कर रहा हूँ ताकि यह अगले अध्याय की भूमिका का कार्य करे।
आपको यह करना आसान लगेगा। यह आपको आने वाले पुरस्कारों की एक झलक देता है। प्रिय नेपोलियन, संसद सदस्य के रूप में सेवा करते हुए मैं लोगों की समस्याओं को गहराई से समझ पाया हूँ। मैं एक सुझाव देना चाहता हूँ जो हजारों लोगों की मदद कर सकता है। 1922 में आपने सालेम कॉलेज में एक भाषण दिया था। तब मैं उसी कॉलेज में पढ़ता था। उस भाषण में आपने मेरे मन के एक ऐसे विचार का बीज बोया था जिसकी वजह से मैं आज इतना सफल हो सका हूँ, जिसकी वजह से मैं आज इतने सारे लोगों की सेवा कर पा रहा हूँ और जिसकी वजह से ही मैं भविष्य में भी सफलता प्राप्त कर पाऊँगा। मुझे याद है जैसे यह कल की ही बात हो कि आपने हेनरी फोर्ड का उदाहरण दिया, जिसके पास ज़्यादा शिक्षा नहीं थी, जिसके पास $1 भी नहीं था, जिनके कोई प्रभावशाली मित्र भी नहीं थे, परंतु इन सब के बावजूद वे सफलता की चोटी पर पहुंच गए। मैंने उसी समय अपना मन बना लिया था। आपके भाषण के पूरा होने से पहले ही मैंने ठान लिया था कि चाहे मेरे जीवन में कितनी भी कठिनाइयाँ आएं, मैं उन सब को पार करके सफलता प्राप्त करूँगा। हजारों युवा इस साल और आगे आने वाले कुछ सालों में कॉलेज की पढ़ाई पूरी करके निकलेंगे। उनमें से हर एक को प्रैक्टिकल प्रोत्साहन के वैसे ही संदेश की ज़रूरत होगी जैसे संदेश मुझे आपसे मिला था। वे जानना चाहते होंगे कि मैं किस तरफ जाऊं, क्या करूं ताकि जीवन में सफलता उनके कदम चूमे। आप उन्हें रास्ता बता सकते हैं क्योंकि आपने इतने सारे लोगों की समस्याएं सुलझाने में मदद की है। आज अमेरिका में ऐसे हजारों लोग हैं जो यह जानना चाहेंगे कि विचारों को दौलत में किस तरह बदला जा सकता है, गरीबी के दलदल से बाहर निकलकर अमीरी के गलीचे तक कैसे पहुंचा जा सकता है। अगर उनकी कोई मदद कर सकता है तो वह आप हैं। अगर आप यह पुस्तक प्रकाशित करें तो मैं इसकी पहली प्रति खरीदना चाहूँगा जिस पर आपका ऑटोग्राफ हो। शुभकामनाओं सहित आपका जेनिंग्स रॉडॉल्फ। वह भाषण देने के 35 साल बाद मैं एक बार फिर 1997 में सालेम कॉलेज गया और वहाँ मैंने अपना भाषण एक बार फिर दिया। उस समय मुझे सालेम कॉलेज से टी.लिट की मानद उपाधि भी मिली। 1922 से आज तक मैंने जेनिंग्स रॉडॉल्फ को लगातार